ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि सिलेबस अपडेट होने के साथ साथ बहुत सारा माइंड में कन्फ्यूजन भी आ गया है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और बात करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि अब हम ये बात नहीं करेंगे कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम क्लियर कर लेते हैं, फिर हम अपने चैप्टर की ओर जाएंगे। तो ऐसा आप जान चुके होंगे कि जो यूनिट्स हैं वो उतनी ही हैं, अर्थात कोई यूनिट डिलीट नहीं की गई है, लेकिन कई चैप्टर और कई टॉपिक जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं। तो हम देखते हैं यूनिट्स हमारे कितने थे। हमारी यूनिट्स थी पाँच यूनिट्स हैं, जिसमें से जो पहली यूनिट है वो है आपकी जनन, जिससे आपके 14 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट यूनिट आपकी है अनुवांशिकी और विकास, इसमें से काफ़ी टॉपिक जो है वो डिलीट किए गए हैं और ये है आपकी 18 नंबर की। तो सबसे ज़्यादा जो रिच मार्किंग देने वाली यूनिट आपकी है वो है सेकेंड यूनिट। और वही बात करें अगर थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट है आपकी जीव विज्ञान और मानव कल्याण, जिससे आपको 14 मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आपकी जो चौथी यूनिट है वो है जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। ये यूनिट जो है थोड़ी टिपिकल भी है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें जो टेक्निकल हैं वो भी आपको पढ़नी होंगी और एग्ज़ाम में हमेशा ये अच्छा नंबर देता है। जब भी अगर आप इसके क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो फुल मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। तो जो ये फोर्थ यूनिट है ये आपकी 10 नंबर की है और इसमें डीएनए को लेकर के काफ़ी चीज़ें आप सीखेंगे। और नेक्स्ट जो आपकी लास्ट यूनिट है, पाँचवीं यूनिट है, वो है आपकी इन्वायरमेंटल साइंस, अर्थात पारिस्थितिकी और पर्यावरण के बारे में जानेंगे, जो कि आपकी 14 मार्क्स की है। तो टोटल ये आपकी 70 मार्क्स हो गई। तो ये बात हो गई हमारी यूनिट की। तो ऐसे ही हर यूनिट में कई सारे चैप्टर्स होंगे। तो हम पहली यूनिट को स्टार्ट करते हैं और पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। जो पहले सीक्वेंस था वो अब नहीं रहेगा, चैप्टर्स का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन जो यूनिट का सीक्वेंस है वो सेम है। तो अभी हम लोग जनन यूनिट पढ़ेंगे, तो उसी पर बात करते हैं। इन यूनिट्स को जब हम आगे पढ़ेंगे तो उन पर बात करेंगे। रेगुलर वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। आप मेरे बताए हुए रास्ते को अगर फॉलो करते जाएंगे तो नो डाउट आपको बायोलॉजी में अच्छे से अच्छा जो स्कोर है वो मिलेगा। 90+ मार्क्स आप ले आएंगे, ये श्योर है, अगर आप विधिवत पढ़ाई करते हैं बायोलॉजी की, समझते हुए और साथ साथ में नोट्स जरूर बनाते रहें। ये मैं ज़रूर आपसे अपील करता हूँ। जिस भी टॉपिक की पीडीएफ अगर आपको प्रोवाइड नहीं हो पा रही या नहीं मिल पा रही है, हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हर टॉपिक की पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाए, लेकिन यदि कोई भी टॉपिक आपको छूट जा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें, जिससे मुझे ध्यान रहेगा और पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी। स्वयं से भी कोशिश कीजिए कि जब भी आप वीडियो लेक्चर, अर्थात इस समय जब आप देख रहे हैं वीडियो लेक्चर, तो भी कोशिश करिए कि जो भी पॉइंट आगे चल के नोट डाउन करने वाले होंगे उनको नोट आप ज़रूर करते रहें। जो टॉपिक समझने वाला होगा उन्हें आप समझें, परंतु जो लिखने वाले हैं उन्हें लिखेंगे ज़रूर। क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं, आप मान लेते हैं 20 मिनट की वीडियो आपने देखा और कुछ भी नहीं लिखा, तो समझ तो आपको आ गया, लेकिन वो 20 मिनट की वीडियो आगे चलकर आधा घंटा बाद आप भूल जाएंगे। तो जो 20 मिनट की वीडियो देखें उसमें से बहुत सारा आप नोट डाउन करने की भी कोशिश करें। साथ साथ में ये भी कोशिश करें कि जो एक फेयर नोट्स बनती है वैसा नोट्स भी तैयार करें, और वो सुविधा यहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाएगी। बात करते हैं हम लोग पहले यूनिट की, जो हम स्टार्ट कर चुके हैं। और पहले यूनिट में आपके 3 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 है आपका पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, चैप्टर नंबर 2 है आपका मानव जनन, और चैप्टर नंबर 3 है आपका जनन स्वास्थ्य। ये है चैप्टर नंबर 3। तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं और हमारा चैप्टर नंबर 1 है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, अर्थात जो पुष्पी पौधे हैं, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाया जाता हो। क्योंकि पुष्प क्या होता है, पौधे का रिप्रोडक्टिव अंग होता है, रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप ये जान लें कि इसमें कितने टॉपिक्स हैं। तो जो 1 चैप्टर है, क्योंकि अभी ये चैप्टर हमको अभी पढ़ नहीं रहे हैं, इस चैप्टर के बाद हमें इनको पढ़ना है, तो इनके टॉपिक्स हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी हम लोग जो 1 चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, उनके देखते हैं टॉपिक। तो पुष्प की संरचना, यानी पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, पुष्प में कौन कौन से अंग उपस्थित होते हैं, साथ साथ में नर युग्मक का विकास कैसे होता है, मादा युग्मक का विकास कैसे होता है, परागण की क्रिया क्या है और निषेचन की क्रिया क्या है, तथा फल एवं बीज का निर्माण कैसे होता है। तो यही है आपका 1 चैप्टर। चूंकि आप जो पुष्प की संरचना
नर युग्मक का विकास आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप इन्हें जरूर सीख लें। अब हम बात करेंगे मादा युग्मक के विकास के बारे में। एक बात आप जान चुके हैं कि जो फूल होता है अर्थात जो पुष्प होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट उपस्थित हो सकते हैं। ऐसे पुष्प को हम लोग द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं और मोस्टली ऐसे ही पुष्प होते हैं। तो एक तरफ हम लोग मेल युग्मक का निर्माण जो है वो पढ़ चुके हैं कि मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, ये टोटली आप पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कैसे होता है। तो जो पुष्प होता है, पुष्प का जो सबसे इंटरनल भाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्त्री केसर, तो स्त्री केसर में ही तो फीमेल पार्ट स्त्री केसर होता है, तो स्त्री केसर में ही फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होगा। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा जायांग है अर्थात जो स्त्री केसर है उसकी परिभाषा क्या है, उसकी संरचना क्या है, और जो फीमेल गैमीट है उसका निर्माण कैसे होता है। तो हम पढ़ने जा रहे थे मादा युग्मकोद्भिद अर्थात फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट यानी विकास। फीमेल गैमेटोफाइट का विकास कैसे होता है। तो जाहिर सी बात है जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका निर्माण कहाँ होगा, फीमेल सेक्स आर्गन अर्थात जायांग या जिसे हम स्त्री केसर कॉमनली कहते हैं। तो स्त्री केसर में निर्माण होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्त्री केसर का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो समझ लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि स्त्री केसर का जो इंटरनल पार्ट है वो कैसा होता है और भी जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका निर्माण कैसे होता है और निर्माण होने के बाद उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो अगर हम जनरल स्ट्रक्चर देखें एक जायांग का, जायांग क्या होता है, जायांग जो होता है वो किसी पौधे का या हम कह सकते हैं किसी पुष्प का मादा जनन अंग होता है और इसके मुख्यतया 3 भाग होते हैं। सबसे पहले जायांग का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जायांग हमें कुछ इस तरह दिखता है, यानी जो स्त्री केसर होता है वो कुछ इस तरह दिखता है, जिसके सबसे नीचे जो पुष्पासन होता है उससे वो अटैच होता है और उसके सबसे ऊपर से अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर जो घुंडी के आकार का भाग होगा उसे हम वर्तिकाग्र कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्तिकाग्र। और इंग्लिश साथ साथ में हमने लिख दिया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप इन्हें भी ज़रूर जान लें। तो जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र के नीचे एक नली रूपी संरचना पाई जा रही है जिसे हम वर्तिका कहते हैं और इसके बाद एक फूला हुआ भाग होता है जिसे कहा जाता है अंडाशय। इससे रिलेटेड जो थ्योरी है अभी मैं उसको रिपीट कर दूंगा जिसे आप लिख लेना। तो सबसे पहले जो सबसे ऊपरी भाग है वो है वर्तिका, दूसरा भाग है आपका वर्तिकाग्र और दूसरा भाग है आपका वर्तिका और तीसरा भाग है आपका अंडाशय। तो ये 3 मेन पार्ट हो जाते हैं। अगर हम देखें तो जो अंडाशय होती है वो एक अंडपी या बहुअंडपी हो सकती है, अर्थात इसमें एक बीजांड या कई बीजांड पाए जाएंगे। तो अब क्वेश्चन उठता है आखिर ये बीजांड क्या होते हैं। तो बीजांड को इंग्लिश में वोव्यूल कहते हैं और यही होते हैं जो फर्टिलाइज होने के बाद बीज का निर्माण करते हैं, अर्थात बीज ही तो नए पौधे का निर्माण करेगा। तो जो मेन पार्ट है इस फीमेल सेक्स ऑर्गन का वो यही है। होता क्या है कि जब भी पराग कण आकर के इस पर चिपकेंगे, अभी जब हम लोग परागण क्रिया पढ़ेंगे तो वो पराग नली के द्वारा यहाँ से जमना प्रारंभ करेंगे और जमने के बाद आ करके यहीं पर इनका फ्यूजन होता है और बहुत सारे परागकण वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यहीं पर फ्यूजन होगा और अगर एक ही ओव्यूल है तो इससे एक सीड का निर्माण होगा। तो ऐसा जो कई संरचना इसके अंदर पाई जा सकती है, अर्थात कई जो हैं वो बीजांड इसमें उपस्थित हो सकते हैं। तो बहुअंडपी हो जाएगी, अगर एक ही बीजांड है तो वो एकल अंडपी हो जाएगी इस तरीके से। तो आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई है और ये चित्र जितने भी मैं बना रहा हूँ उनको भी आप साथ साथ में ज़रूर बनाएं, क्योंकि बायोलॉजी बिना चित्र के, जैसे एक कहावत है जिंदगी बिना मित्र के, कपड़े बिना इत्र के और बातें बिना जिक्र के, रिश्ते बिना फिक्र के, वैसे बायोलॉजी भी बिना चित्र के अच्छी नहीं लगती। तो आप फिगर भी ज़रूर साथ साथ में बनाते रहें। तो इसका जो मेन पार्ट है वो है बीजांड और बीजांड की हम जो संरचना देखते हैं, अगर एक बीजांड को हम लोग देखते हैं डिटेल में तो उसकी संरचना कुछ ऐसी होती है जिसके सबसे बाहर आपको एक आवरण मिलेगा
और इस आवरण के थ्रू ये बीजांड व्रंत के द्वारा ही यहाँ पर अटैच होता है। ये देखिए यहाँ पर अटैच होता है और इसके अंदर आपको मिल जाएगा बीजांडकाय, अर्थात पूरी ये बॉडी, ओव्यूल का जो बॉडी है वो मिल जाएगा। और फिर अगर अंदर जाएंगे तो यहाँ एम्ब्रियो सैक मिल जाएगा, और एम्ब्रियो को भ्रूण कहते हैं, अर्थात यहीं पर सीड का निर्माण होने वाला है। तो ये हो गया आपका एम्ब्रियो सैक, और यहीं पर कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये भी कोशिका है, ये कोशिकाएं हैं, और यहीं पर पाए जाते हैं ध्रुवीय केंद्रक, अंड कोशिका और बीजांड द्वार। यहीं से जो पराग नली है वो इंटर करती है। तो मेरे समझाने से पहले ही जो फिगर सही रूप में होता है उसे आप ज़रूर ड्रा कर लिया करें, या स्क्रीनशॉट को लेकर के बाद में ड्रा कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आई थिंक आप ये समझ चुके हैं कि जायांग क्या होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड उपस्थित होते हैं। ये राउंडेड संरचनाएं होती हैं, और अगर इनको हम डिटेल में देखेंगे तो उनकी संरचनाएं ऐसी होती हैं। अब हमारा मेन पार्ट है कि ये जो हमारा भ्रूण है, एम्ब्रियो है, यहीं से तो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होगा। तो फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कैसे होता है उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग पहुंच जाएंगे परागण की क्रिया पर। क्यों? क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि सबसे पहले निषेचन से पहले की घटनाएं आपको पढ़ना है, निषेचन से पूर्व पढ़ना है। और निषेचन से पूर्व में क्या हो जाएगा, आपको मेल और फीमेल दोनों को सही से तैयार करना है। और मेल फीमेल दोनों को आप जब सही से तैयार कर लेंगे, इसके बाद अब होगी परागण की क्रिया, अर्थात मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचेगा। और जब पहुंच जाएगा तब आप पढ़ेंगे निषेचन, और फिर बढ़ेंगे निषेचन की बाद की क्रिया, जिसमें आ जाएगा हमारा फल और बीज का निर्माण। तो अभी हम लोग जान लेंगे कि जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है उसका निर्माण कैसे होता है। नोट्स में लिखने के लिए आप हेडिंग डालेंगे जायांग। जायांग हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे यह पुष्प का मादा जननांग है। यह पुष्प का मादा जननांग है जो एक या एक से अधिक अंडकों का बना होता है। प्रत्येक अंडक में एक निचला फूला हुआ भाग होता है जिसे अंडाशय कहते हैं। इसके ऊपर एक पतली नली समान संरचना होती है, अर्थात नलिका रूपी संरचना होती है, जिसे वर्तिका कहते हैं, तथा ऊपर एक घुंडी के समान संरचना होती है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। अंडाशय के अंदर बहुत सी छोटी छोटी गोलाकार रचनाएं यानी बीजांड पाई जाती हैं। इतना लिखने के पश्चात जो जायांग का फिगर मैंने अभी आपको समझाया था उसे आप बना लेंगे, और उस फिगर को बनाने के बाद आप हेडिंग डालेंगे बीजांड और बीजांड की संरचना, जिसमें आप लिखेंगे बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो बीजांड व्रंत के द्वारा बीजांडासन से जुड़ी रहती है। बीजांड का वह भाग जिससे बीजांड व्रंत जुड़ा रहता है नाभिका कहलाता है। बीजांड के भीतर का अधिकांश भाग जो मृदुतकीय कोशिकाओं अर्थात पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है बीजांडकाय कहलाता है। बीजांडकाय 1 या 2 आवरणों से ढका होता है जिसे अध्यावरण कहते हैं। वहीं बीजांड में अध्यावरण के निचले भाग में एक छोटा सा रंध्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार सिरे के ठीक विपरीत स्थित भाग को निभाग कहा जाता है। बीजांड के मध्य में एक थैली नुमा संरचना उपस्थित होती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। इसे मादा युग्मकोद्भिद भी कहा जाता है। तो आप ये समझ चुके हैं कि मादा युग्मकोद्भिद किसे कहेंगे, आपके भ्रूण कोश को ही कहेंगे। तो ये हो गया आपकी हेडिंग, और इसमें जो मैटर आपको लिखना था। इसके बाद जो मैंने अभी आपको बीजांड की संरचना समझा दी है उस फिगर को आप विधिवत बना लेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो मादा युग्मकोद्भिद है उसका निर्माण कैसे होता है और डेवलपमेंट कैसे होता है। अब तक हमने ये जान लिया है कि जो जायांग है उसके अंदर अंडाशय और अंडाशय में बीजांड होता है, और बीजांड की संरचना कैसी होती है ये हम जान चुके हैं। लेकिन बीजांड का जो निर्माण है उसके अंदर जो एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो सैक का निर्माण कैसे होता है ये बातें हम यहाँ फिगर के माध्यम से जान लेंगे। देखिए होते तो कई स्टेप हैं, लेकिन हमने
कुछ ज़रूरी स्टेप्स को ही लिए जिससे कि आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इजी हो जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो जो प्राथमिक मदर सेल है वो क्या करती है, वो डिवाइड करती है और डिवाइड करने के बाद सबसे पहले 2 बनाती है और फिर 2 से 4, जो 4 गुर बीजाणुओं का एक लंबवत जो चतुष्क का निर्माण हो जाता है। सबसे पहले एक बीच का स्टेप रहेगा जिसमें 2 बनेंगे, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि फिर 1 से 2 और 2 से 4 गुर बीजाणुओं का लंबवत चतुष्क बन जाता है। और जब 4 बन गए न्यूक्लियस तो उसमें से होता क्या है, जो ये चतुष्क सेल है हमारी, उसमें क्या होता है, जो 3 है वो डीजनरेट हो जाती हैं अर्थात डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लेकिन एक क्या होगा, वो आगे चलकर क्रियाशील हो जाएगा। तो ये जो है वो चतुष्क हैं और इसके बाद क्या होता है, जो 3 होती हैं वो क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। वहीं जो 1 होता है वो क्रियाशील रहता है। ये क्रियाशील हो गया हमारा गुर बीजाणु और ये तीनों कैसे हैं, नष्ट हो चुके हैं। कभी अगर फिगर में या लिखा हुआ कुछ भी अगर स्पष्ट नहीं दिखता है तो आप ऊपर जो 3 डॉट सेटिंग होती है वहाँ से वीडियो की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा लें, 360 कर लें या 480 पर करके देखें, जिससे कि आपको ये सभी क्लियर दिखाई दे। क्योंकि होता क्या है, जब लो क्वालिटी पे आप वीडियो देखेंगे तो हो सकता है ये सब ब्लर आपको दिखे। तो हमने क्या कहा कि जो 3 है वो नष्ट हो जाते हैं और एक जो बचता है उसका क्या होता है, आगे चलकर डिवाइडेशन होता है, जिसको हम लोग यहाँ रेखा चित्र के माध्यम से अभी समझ लेंगे। वो डिवाइड करके आगे चल करके एक ऐसे संरचना का निर्माण कर लेता है। और यहाँ आप देख सकते हैं जिसमें 3 आपको प्रतिमुखी कोशिकाएं, साथ साथ में कई सारी रिक्तिकाएं और द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करता है। ये द्वितीयक केंद्रक कैसे बना उसकी भी बात करते हैं। साथ साथ में यहाँ एक अंड कोशिका बन जाती है और 2 सहायक कोशिकाएं बनती हैं। तो होता क्या है कि सबसे पहले जो एक हमारी मदर सेल है उस 2n नंबर है और उसका मियोसिस होता है, जिससे 1 से 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई, जिसमें से 3 जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं जबकि 1 जो है वो क्रियाशील रहता है और उसका क्या होता है, माइटोसिस होता है और वो n नंबर ही लास्ट तक रहता है। और माइटोसिस होने के साथ साथ क्या होता है, उसमें जो केंद्रक हैं वो डिवाइड होने लगते हैं। तो आपने देखा 1 से 2, 2 से 4 और ये फ्यूजन करके कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं, जिसमें से 3 ये कोशिकाएं आपकी बन चुकी हैं, साथ साथ में एक सेल ये बन गई है और 2 ये सहायक कोशिकाएं बन चुकी हैं। साथ साथ में जो 2 पोलर न्यूक्लियस अर्थात जो 2 ध्रुवीय केंद्रक बने हुए थे वो आपस में फ्यूजन करके द्वितीयक केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं। तो ये आपका बन चुका है फीमेल गैमेटोफाइट। ये क्या हो गया आपका, फीमेल गैमेटोफाइट की संरचना हो गई। अब तक जो हमने समझा उसे हम नोट्स में इस प्रकार लिखेंगे। आप हेडिंग डालेंगे गुर बीजाणु जनन एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास। इसमें लिखेंगे गुर बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दीर्घ बीजाणु, या आप चाहें तो वीडियो को रोककर या स्लो स्पीड में करके भी लिख सकते हैं। आपने हेडिंग डाला है गुर बीजाणु जनन तथा मादा युग्मकोद्भिद का विकास, जिसमें आपने लिखा गुर बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दीर्घ बीजाणु या गुर बीजाणु बनने की क्रिया गुर बीजाणु जनन कहलाती है। इस प्रक्रिया में बीजांडकाय की अधोस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है, जिसे प्राथमिक प्रपुष्पु कोशिका कहते हैं। आगे आप लिखेंगे कि प्राथमिक प्रपुष्पु कोशिका आगे चलकर विकास करती है और डिवीजन के फलस्वरूप चतुष्क लंबवत गुर बीजाणुओं की संरचना का निर्माण करती है, जिसमें से 3 जो गुर बीजाणु होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, वहीं 1 गुर बीजाणु क्रियाशील रहता है। उस गुर बीजाणु में विभाजन के फलस्वरूप प्रतिमुखी कोशिकाएं, ध्रुवीय केंद्रक तथा अंड कोशिकाएं विकसित होती हैं और इस तरह एक भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इतना लिखने के पश्चात आप जो फिगर अभी समझ चुके हैं उसे विधिवत बना लेंगे, जिससे ये टॉपिक जो है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा।
अब हमने नर युग्मकोद्भिद का विकास और मादा युग्मकोद्भिद का विकास तथा पुष्प की संरचना टॉपिक को तैयार कर लिया है। अब दोनों युग्मकोद्भिद के विकास के फलस्वरूप समय आता है परागण की क्रिया का। परागण की क्रिया के पश्चात आप जानते हैं कि निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन के फलस्वरूप ही बीज का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक यूं ही पढ़ते रहें। थैंक यू।